What's up guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 11 लेकर आ गया हूं। हम ये जो लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज है इसमें करीब करीब 15 से 20 पार्ट तक जाने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपके सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करा दूंगा। तो ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट से जाकर देख लो, आपके बहुत काम आएगी। जिनने भी पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट पार्ट तो जरूर देखना, बहुत बेसिक से मैंने बात समझाई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन ना पूरी ही मैंने करा दी है। जनरल अवेयरनेस हो, स्टैटिक जीके हो, सब कुछ ही बच्चों प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। तो एक बार जाओ प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, वहां पर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जामिया से बीबीए बीकॉम करना है उसकी भी प्लेलिस्ट है, जनरल अवेयरनेस की है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, तो देख लेना। आ जाओ भैया। यहां पर क्या सीरीज बन रही है पहले ये देखना है। TQNKHEBYVSP, कुछ समझ नहीं आया, अबे देखते हैं। पहले एबीसीडी लिख लो अपने आपको पहले एबीसीडी करना। वैसे तो मुंह से बोल के कर लेता हूं मैं, पर आपके लिए लिख देता हूं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYYZ। अब पहले लिखा है टी, फिर लिखा है क्यू, फिर लिखा है एन। क्या फर्क समझ में आया आपको? टी से दो पहले क्यू आता है, क्यू से दो पहले एन आता है, फिर क्या लिखा है, फिर के लिखा है। एन से दो पहले के आता है, के से दो पहले फिर एच लिखा होगा, फिर ई लिखा होगा, फिर इससे दो पहले बी लिखा होगा, फिर इससे दो पहले जेड आ रहा होगा। अच्छा नहीं, इससे दो पहले क्या, ए और जेड छोड़ के वाई आ रहा होगा, फिर वी आ रहा होगा, है ना, फिर दो छोड़ के एस आ रहा होगा। समझ लो क्या सीरीज चल रही है? सीरीज क्या चल रही है, आपको एबीसीडी में उल्टा जाना है और जाते हुए दो दो छोड़ के चलना है। तो आप ये सीरीज कब समझ पाओगे? इसलिए साइड में ना एबीसीडी लिख ही लेना, बिकॉज दिमाग में ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको पेन पेपर तो देंगे वो वहां पे रफ शीट के लिए, तो लिख लेना। तो आप देखो हमारा सीरीज खत्म हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है। पी के बाद देखो, पी से दो छोड़ो, ओ एन छोड़ दिया तो पहले एम आएगा, यानी सीरीज हमारी एम से शुरू होगी, दोनों आंसर्स में से है। फिर इसके बाद दो छोड़ो, जे, फिर एम जे दोनों में ही है, फिर दो छोड़ो, जी, एम जे जी। सो यार योर राइट आंसर वुड बी सी। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, दिखने में लगेगा यार कोई लेना देना नहीं है आपस में। एक बार अल्फाबेट्स को लिख लो, लेना देना मिल जाएगा। स्टैमरिंग स्पीच में होता है। अच्छा, स्टैमरिंग क्या है बच्चों? वो एक स्पीच का डिफेक्ट है। मतलब अगर आप फंसते हो, बोलते हो जाता है आपका, तो वो आपका स्पीच डिफेक्ट है। डेफनेस आपका किस चीज का डिफेक्ट है? डेफनेस इज क्या? आपका हियरिंग डिफेक्ट है, आप सुन नहीं पा रहे हो। बहरा होना इज अ हियरिंग डिफेक्ट। तो स्पीच डिफेक्ट होता है स्टैमरिंग। ये क्वेश्चन उल्टा होकर भी आ सकता है, बिकॉज ये तो ज्यादा इनने आसान कर दिया। ये इनने आसान कर दिया कि डेफनेस पूछ लिया हियरिंग में। मेन क्वेश्चन वहां पता क्या करेंगे, वहां बता देंगे डेफनेस हियरिंग का होता है, बताओ स्टैमरिंग का क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टैमरिंग आपकी स्पीच डिफेक्ट में आती है। अच्छा, इनमें से जो चार है ना बच्चों, इन चार में से कोई तीन सिमिलर है और कोई एक बिल्कुल अलग है। तो फिर से वही, मैं आपके पेपर में तो आप सामने लिख के रखोगे ना एक शीट पे, तो आपको ये बाबा लिखना नहीं पड़ेगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ABCDEFGHIJKL। अच्छा बच्चों, मेरी एक वीडियो आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बताऊंगा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी। लाइक बच्चों को ये वीडियो बड़ी पसंद आती है, एंड ट्रस्ट मी, ये कोई ऐसे ही वीडियो नहीं होगी। इट वुड बी अ स्ट्रैटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज अ टेस्टेड स्ट्रैटेजी, जिसमें आपके 10 में से 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो उसको देख लेना। STUVWXYNZ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं LOJ में क्या लेना देना है भैया। एल यहाँ है, एल से दो बाद में ओ आता है, एल से एक पहले जे आता है। अब वी डोंट नो, ठीक है। FID में क्या है, एफ के दो बाद में आई आता है, एफ से एक पहले डी आता है, ठीक है भैया। RUP में क्या है, आर के दो बाद में यू आता है, आर से एक पहले पी आता है, यहां भी सेम बात है। CFA में क्या है भैया, सी के दो बाद में एफ आता है, सी से एक पहले ए आता है। ओ माय गॉड, ये तो चारों सेम ही है इस ग्रुप में। ये किसको अलग कह रहे हैं? CFA को अलग कह रहे हैं, क्यों भैया? एस के ही दो बाद, देखो एल के भी दो बाद में ओ आता है, एल के बाद दो छोड़ो तो ओ आता है, और एल से जस्ट एक पहले जे आता है। तो देखो जो तरीका मैंने अपनाया उस तरीके के हिसाब से तो बच्चों ये चारों ऑप्शन सिमिलर है, कि इनसे देखा जाए तो ये इसके दो बाद में आता है और इसके एक पहले, है ना। या फिर अगर हम इस तरह देखें कि इनकी कंपेरेटिव पोजीशंस क्या है, एल कहाँ गया, एल ये रहा, एल के दो बाद में ओ आता है, एंड ओ से 1 2 3 4 5 फिफ्थ, पीछे फिफ्थ पे जे आता है। देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को गाइस, बिकॉज चारों ही ठीक लग रहे हैं जिस तरीके से मैंने चेक किया उस हिसाब से। आप लोग बताना कोई और लॉजिक लग रहा हो तो, विल चेक इनटू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सर्टेन कोड है गोल्ड में, मतलब किसी कोड में गोल्ड को लिखते हैं 5124,
एंड लाइव को लिखते हैं LIVE, लाइव को लिखते हैं बच्चों 2983। बताओ वॉइड को क्या लिखेंगे? पहले V ढूंढो, V का कोड क्या है 8 लिखेंगे, फिर O ढूंढो, O का क्या है 1 लिखेंगे, फिर I का क्या है 9 लिखेंगे, फिर D का क्या है 4। 8194 वुड बी राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे मक्खन क्वेश्चन टाइम वेस्ट करेंगे। अच्छा, A स्टार B मतलब A इज फादर ऑफ A, B ठीक है, मतलब A बाप है, ये बेटा या बेटी है। A क्रॉस B मीन्स A इज द मदर ऑफ B होगा, A इज द मदर ऑफ B, ठीक है। एंड A हैशटैग B मतलब A इज द हस्बैंड ऑफ B, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स P इज द ग्रैंडसन ऑफ Q। अच्छा, पहले तो ग्रैंडसन के लिए एक बात बताओ, ग्रैंडसन मतलब क्या है बच्चों? ये जो स्टार वाली चीज है ये कम से कम 2 बार दिखनी चाहिए, तभी आप ग्रैंडसन कह पाओगे। पर चलो आगे देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। क्यों हैशटैग R लिखा हुआ है? हैश का मतलब क्या है बच्चों? कि क्यों क्या है, हस्बैंड है R का, तो क्यों हो गया R का हस्बैंड, पहला रिलेशन। फिर R क्रॉस S लिखा है, मतलब R इज द मदर ऑफ S, तो R क्या है, ये क्या है, मदर है किसकी, S की। अब S स्लैश सॉरी स्टार P लिखा हुआ है, यानी S जो है वो क्या है बच्चों, बाप है, इज द फादर ऑफ P। तो अब देखो P इज द ग्रैंडसन ऑफ Q होना चाहिए, तो Q अगर हस्बैंड है R का, यानी ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, और ये इसकी माँ है S की, यानी इन दोनों का बच्चा है S, और S P का बाप है, यानी S का बच्चा है P। तो इस हिसाब से तो सही में Q का ग्रैंडसन हो गया ये, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, इनका बच्चा है S, है ना। R को मदर बताया तो इन दोनों का बच्चा हो गया S, तो A ही सही हो गया। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। भाई कैसे आज सारे आंसर्स गलत मार्क को रखे हैं क्या? क्यों हैशटैग R लिखा हुआ है, दैट इज A, क्यों इज द हस्बैंड ऑफ R, ठीक है भैया। एंड R क्रॉस S लिखा हुआ है, R क्रॉस S मतलब A इज द मदर ऑफ B, तो ये इसकी माँ है, ये दोनों पति पत्नी, ये इसकी माँ है, एंड ये इसका बाप है, तो P उसका बेटा है। बेटा ये सही है A, ये टाइपिंग एरर लग रहा है मेरे को। आप कैसे भी कंपेयर करो कि अगर ये दोनों पति पत्नी हैं और ये S जो है ये इनका बेटा है, एंड फिर इसका बेटा है P, तो एक्चुअली में Q का तो ये ग्रैंड बेटा हो गया ना, क्योंकि Q के बेटे का बेटा है या बेटी की बेटी है, जो भी है, ग्रैंडसन तो हो गया। हाँ, इस कंडीशन में A सही बैठेगा। आप लोग देखना अगर कुछ गलत लग रहा हो, आज के शायद टाइपिस्ट से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई, या शायद हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, बिकॉज हर वक्त आपका लॉजिक ठीक नहीं बैठ रहा होता है। तो लेट्स चेक, आपको कोई और लॉजिक लगे तो बताना। इफ A मीन्स प्लस, B मीन्स इनटू, C मीन्स माइनस एंड D मीन्स डिवाइड, बॉड मास को हमेशा याद रखना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको फॉलो करना। तो 12 B क्या है, इनटू है, इनटू 8, C क्या है, माइनस है, माइनस 6, D क्या है, डिवाइड है, डिवाइड बाय 2, A क्या है, प्लस 4। तो पहले बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करोगे आप, 12 इंटू 8 माइनस 6 3 प्लस 4, ये हो गया। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करोगे आप, तो 12 इंटू 8 आप करोगे तो आपका 96 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 4। अब रूल के हिसाब से पहले एडिशन होता है फिर सब्सट्रैक्शन होता है ना। तो अगर आप माइनस 3 प्लस 4 करोगे तब भी ये माइनस, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 96 प्लस 97, तो दिस इज सिंपल। मतलब वही है, बॉड मास को याद रखना, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन गलत तब हो सकता है जब आप पहले प्लस माइनस कर दो, लगा आपने 2 और 4 को जोड़ दिया पहले, फिर डिवाइड देके यहाँ 1 ला दिया, तब आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इस कंडीशंस में ये गलती मत करना, ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में बॉड मास को बहुत जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मीन्स, अच्छा नहीं तो हो गया। संदीप स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, he walks for 6 meter and takes a left turn, he walks further for 7 meter and takes a right turn, which direction is Sandeep facing? Okay बच्चों, संदीप ने, पहले तो पॉइंट बना लो, पॉइंट ए मान लो मैंने ये लिख लिया। संदीप ने यहां से वॉक करना शुरू किया टुवर्ड्स वेस्ट। आपको पता होना चाहिए बच्चों कैसे होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ईस्ट को इधर वेस्ट को उधर कर देते हैं। तो संदीप ने वॉक करना शुरू किया भैया, वेस्ट की तरफ चला गया संदीप, ठीक है, पॉइंट ए से। ही वॉक्स फॉर 6 मीटर, यानी ये दूरी
6 मीटर की, और फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है। अब अगर मैं इस तरफ चल रहा हूं तो मेरा राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो मैं लेफ्ट टर्न लूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। ही वॉक्स फर्दर फॉर 7 मीटर, यानी अब उसने इस रास्ते पे 7 मीटर चला है, एंड टेक्स अ राइट टर्न। अब जब मैं इस तरफ चल रहा हूं बच्चों, जब मैं उल्टा देख रहा हूं तो मेरा राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, आपको ये जानना पड़ेगा। मेरा राइट और दूर हो जाएगा, पास नहीं होगा, है ना। एंड टेक्स अ राइट टर्न। विच डायरेक्शन इज संदीप फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा नहीं है, बट वही मान के चला होता है, ये साउथ में है। अच्छा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं बोला है ना, तो हमें इससे बताना है वो किस तरफ देख रहा है। तो वो इधर देख रहा है, मेरे ख्याल वेस्ट होगा इसका आंसर, सही है। फिर से समझ लो क्या बोला था कि ए पॉइंट था, ए पॉइंट से वो 6 मीटर गया। ये मीटर वीटर तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, जब वैल्यू निकालनी नहीं तो जरूरत क्या है 6 मीटर 7 मीटर की। पहले वेस्ट गया, वहां से उसने अपना लेफ्ट टर्न लिया। अब जब मेरा मुंह इस तरफ है तो मेरा राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, तो मैंने नीचे टर्न लिया। अब जरा मेरा मुंह इस तरफ है तो मेरा मुंह इस तरफ, तो मेरा लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, मैंने फिर से राइट टर्न लिया। अब जब मैं यहां खड़ा हूं, मेरा मुंह इस तरफ है, ठीक है, मैं इधर देख रहा हूं, तो मैं एक्चुअली मैं किधर देख रहा हूं, मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं। सागर इज रैंक्ड 34th फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से क्या है 34th है, यानी इसके नीचे बच्चों 33 बच्चे होंगे ना, 33 इसके नीचे है, ठीक है। एंड 7th फ्रॉम द टॉप, ऊपर से यही पोजीशन 7th मानी जा रही है, मतलब इसके ऊपर बच्चों 6 बच्चे होंगे, तो 6 और 33 को पहले जोड़ दो तो 39 बच्चे हैं। कैसे पता चला भैया, क्योंकि 34th पोजीशन पे खड़ा है वो नीचे से, तो मतलब इसके नीचे 33 बच्चे खड़े, यही बात है ना। 33 मैंने अलग लिख लिया। वो ऊपर से खड़ा है 7th पोजीशन पे, जो कि सेम है, मतलब ऊपर से 7th है, नीचे 34th है, जो कि सेम है, तो इससे पहले 6 बच्चे खड़े होंगे। तो ये 6 और 33 जोड़ दो, क्लास में 39 बच्चे हैं, प्लस ये खुद भी तो क्लास का बच्चा है, तो एक पोजीशन ये भी तो घेर रहा है, जो कि ऊपर से 7th और नीचे 34th है, प्लस 1 कर दो तो योर 40। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर कोई बच्चे से कंफ्यूज करते हैं। नो स्टैच्यू इज आइकन, स्टैच्यू और आइकन को लेना देना नहीं है। सम बस आर स्टैच्यूज, ये आइकन है, स्टैच्यू है, ये बस है। कंक्लूजन देखो, नो आइकन इज बस्ट, ये हो सकता है, बट एक बात बताओ बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है ये ऐसे हो कि आइकन यहां बन रहा हो, मतलब स्टैचू से अभी भी लेना देना नहीं है आइकन का, बट बस से लेना देना हो सकता है। तो नो आइकन लिखा है, शायद ये ऑप्शन गलत जा सकता है। ऑल बस आर आइकन, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बस स्टैचू के अंदर आते हैं, एंड ये रूल है कि आइकन स्टैचू के अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब सारे बस आइकन के अंदर नहीं आ पाएंगे, तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करते। दैट्स व्हाट आई सेड कि पहला भी गलत है, बिकॉज नो का आइकन इज बस, ये गलत है। हो सकता है आइकन हल्के से बस से जुड़ रहा हो, है ना, ये हो सकता है, पर सारे बस से आइकन जुड़ रहा हो ये नहीं होगा, बिकॉज कुछ बस जो है स्टैचू के अंदर गए और पहले ही बोला है कि स्टैचू के साथ आइकन का लेना देना नहीं होना। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इस तरह क्वेश्चन करते रहने से आता है, ठीक है। ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चों। LPQRST सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, पहले तो लाइन बना लो, LPQRST इतने ऐसे हैं बच्चे, ठीक है, नॉर्थ देख रहे हैं। Q sits fourth to the left of T and Q does not sit at an extreme end of the line। अच्छा, अगर मान लो मैं T को यहां बनाता बच्चों, मैं T को यहां बनाता, तो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी और फोर्थ, तो फोर्थ पोजीशन यहां बनती है और मैं Q को यहां बनाता, बिकॉज क्या बोला है, Q sits fourth to the left of T। बट बच्चों लिखा है बाद में कि Q जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आना चाहिए, मतलब Q को यहां नहीं आना चाहिए। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई कि अगर Q यहां नहीं आएगा, मतलब Q को खसकना पड़ेगा अंदर की तरफ। तो अगर Q जो है, एक सेकेंड मैं दूसरा नहीं बनाऊंगा, उसी को ठीक करता हूं, ये क्वेश्चन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अरे भाई हट जा, हाँ, तो अगर Q एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, मतलब यहां तो आ सकता है। तो अब अगर मुझे T को इससे 4 छोड़ के बैठाना है, तो T को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, यानी T से क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे अब आ गया, अब फोर्थ पे आ गया ना, और हमारा T का पोजीशन भी एग्जैक्ट मिल गया, Q का पोजीशन भी एग्जैक्ट मिल गया, ठीक है भैया, दो तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, यानी R जो है वो ना यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, इन दोनों पोजीशंस पे R नहीं आ सकता, मतलब R को हमें इन दोनों में ढूंढना है, इन दोनों में से कहां है, देखते हैं आगे। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड T, अब ये भी बताया हुआ है कि R और T भी साथ में नहीं बैठे हैं, मतलब इसके बीच में भी गैप है। तो अब तो क्लियर हो गया, R यहां आएगा, क्यों भैया, क्योंकि Q के साथ में R बैठ नहीं सकता, और R और T के बीच में भी एक बंदा है, मतलब एक ही जगह तो बची ना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, नाइदर S नॉर L सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी S और L जो है इन दोनों में से कोई भी यहां नहीं आ सकता, एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं आएगा। तो यहां आने के लिए बचा कौन, हम Q R और T को ऑलरेडी लगा चुके हैं, S और L एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं आ सकते, मतलब P आएगा, तो यहां पर P आ गया। समझ रहे हो बच्चों, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
अब क्या बोला है, L इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q, मतलब L यहां नहीं आ सकता, यहां पर L नहीं आएगा, तो L के लिए पोजीशन बची ये, और यहां पर जो आखिरी बंदा बचा है वो आ जाएगा। आखिरी बंदा कौन है, S, तो पोजीशन बच्चों ये बनी। समझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा मजा आता है इन सब चीजों को बैठाने में। जब आपके सारे सही बैठ रहे हो तो यू फील वेरी हैप्पी कि चलो यार मेरे सही बैठ गए सारे। एक बार आप पूरा ये कंप्लीट कर लेते हो तो इट गिव्स अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब अरे यार पीट दूंगा, हाँ। अब चलो आगे चलते हैं, हम इस जो हमने पी क्यू एस आर एल टी, ये हमें याद रखना है, पी क्यू एस आर एल टी, यहां लिख लेते हैं। क्या पोजीशन है हमारी, पी क्यू एस आर एल टी, ये हमारी पोजीशन है। अब क्वेश्चन को आंसर करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। अब तो मक्खन की तरह क्वेश्चन भागेगा। फिर से लिख लो क्या है, पी क्यू एस आर एल टी, यहां पे बता लो क्या है, पी क्यू एस आर एल टी। आपको वहां पे शीट मिलेगी जिसमें आप बना पाओगे, मेरे पास नहीं है शीट, इसमें क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। If all the persons are made to sit in the alphabetical order from left to right, यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठा दें तो कितनों की पोजीशन नहीं बदलेगी। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो क्या होता है, जैसे ABCD की तरह गिनना शुरू, ABCD EFGH IJK L MNOP QRST, दिस इज योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ABCD की गिनती में जिस तरह ये आते हैं उन्हें वैसे बैठा दो। तो LPQRST ऐसे आ गए। किस किस की पोजीशन नहीं बदली बच्चों, हम देख रहे हैं R की भी नहीं बदली और T की भी नहीं बदली, वो अपनी जगह पर ही है। तो 2 लोगों की पोजीशंस नहीं बदली। समझ रहे हो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। PQSRLT है ना, हाँ यहां भी लिख लो क्या है भैया, PQSRLT, ये हमारी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू L, L की नजर से देखो तो Q क्या है, Q उसके लेफ्ट में थर्ड है, सेकंड टू द लेफ्ट, इमीडिएटली टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। हमने कर लिया। मैं कहता रहा हूं क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चों मक्खन की तरह करोगे अगर थोड़ा सा लॉजिक क्लियर रहेगा, थोड़ा सा पहले से पढ़ा होगा तो पढ़ लो, 10 पार्ट कराए हैं वो कर लो जाके। बाकी जो बच्चे JMI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं 10 बार बोल बोल के था क्या, मत मिस करो, बाद में रिग्रेट करोगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामा मिलिया इस्लाम जाने का अपना मौका मत गवाओ बच्चों, प्लीज जाओ। कमेंट बॉक्स में मैंने अपने हाथों से मॉक टेस्ट बनाए, उस मेहनत का कुछ फायदा उठाओ यार, मेरे को भी लगे ना मैंने मेहनत की तो बच्चे सही में उससे कर पाए। सिर्फ 200-300 बच्चे खरीदने कोई फायदा नहीं है यार, लो सिर्फ और सिर्फ 299 के 3 मॉक टेस्ट और 1 PYQ मिल रहा है। ये PYQ आपको हर जगह मिल सकता है, लेकिन ये 3 मॉक टेस्ट मैंने खुद टाइप करके बनाए। बच्चे दिन रात अपनी आंख जला जला के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखे, टाइप देखे, बुके छान मारी कि कहां से जामिया क्वेश्चन उठाता है, और खुद मैंने BBA का एंट्रेंस निकाला है, मुझे पता है क्या क्वेश्चन आते हैं। ये PYQ की मॉक बैच से मेरे कम से कम 50% पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है ये, बहुत बड़ी। 50% में समझ रहे हो, सेम वैल्यू ना हो, क्वेश्चन में वैल्यू बदल देंगे बट सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। आप ये कर चुके हो तो आप वो भी कर लोगे। तो ये ले लो, सिर्फ 299 रुपए में आपको 4 पेपर मिल जाएंगे, 3 मॉक और 1 PYQ। ये तीनों मैंने खुद बनाए हैं, पेपर में बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी से अभी ले लो, जैसे ही मई लग जाएगा इसका प्राइस 499 हो जाएगा। फिर मत बोलना भैया आपने पहले बताया नहीं, पहले ही बोल रहा हूं, जल्दी से जल्दी जाके परचेज कर लो, कमेंट बॉक्स में लिंक है। हाँ, पोजीशन दिखाई जा रही है डाइस की 2 तरफ से। हमें पूछ रहा है कि अगर ये हार्ट शेप, इसको हम घुमा के ऊपर कर दें, यानी ऐसे कुछ इस तरह से घुमा दें, किसको, आपके इसको घुमा दें, यानी हार्ट को ऊपर कर दें, तो एग्जैक्टली हार्ट के नीचे क्या आएगा। तो आपको पता करना है, अगर हार्ट यहां पर है तो ये इसके पीछे यहां पर जो हमें हिस्सा दिख नहीं रहा वहां पर किसका इमेज है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा बच्चों, एक चीज देखो जो मैच हो रही है, यहां पर ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। अब बैठाओ जरा इमेज को, हाँ, तो अब आपको एक चीज समझ में आएगी इसको देखकर कि ये स्टार यहां पे है, बट स्टार के इधर पे ये दोनों है, तो ये दोनों क्या होंगे, पीछे वाली साइड पे कहीं पे होंगे। तो कैसे आएंगे, पहले इसको 2 बार ऐसे घुमाओ, खटर खटर 2 बार घुमाओगे तो हार्ट कहां चला जाएगा, हार्ट यहां पे आ जाएगा, है ना। हार्ट कहां आ जाएगा, ये जो अंदर छुपा हुआ वाला इमेज है, और यहां जो छुपा हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, वहां पर ये आ जाएगा। समझ में आया ना क्या किया हमने इससे मैच करने की कोशिश। इससे मैच करने के लिए यहां तो 2 पोजीशन ऑलरेडी घिरी हुई है, मतलब जो 2 पोजीशन में नहीं दिख रही है उन दोनों पे ये दोनों होंगे, तो हम इन्हें वहां ले गए। मतलब क्या है, हार्ट कहां आ रहा है बच्चों, हार्ट आ रहा है यहां पे, है ना, एंड ये इसके नीचे आ रहा है। अब बताओ हार्ट के एग्जैक्ट नीचे कौन है। आई एम सॉरी। अब बताओ हार्ट के एकदम ऑपोजिट में कौन है, ये है। मतलब अगर मैं हार्ट का मुंह ऊपर करूंगा तो नीचे ये भैया आएंगे, समझ गए। तो दिस इज योर राइट आंसर।
कुछ और अदरवाइज लगे बताना। हाउ मेनी सर्कल्स, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपने खुद करना है। सर्कल्स गिनने होते हैं, नथिंग एल्स। बड़ा ध्यान रखना कि बच्चों सिर्फ ये सर्कल गिनने से नहीं होता है, ये भी सर्कल है, ये पूरा भी सर्कल है, ठीक है। दीज आर ऑल सर्कल्स, यानी ये सारे छोटे सर्कल्स भी आपको गिन लेने हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लो। आपको आंसर मैं नहीं बताऊंगा इसका। अरे क्या हो गया भाई, किधर जरा, हाँ ये आप बताओगे। आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, कितने सर्कल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज में कुछ नहीं करना होता है, जो जैसा है उसको वहीं से पलट दो। तो ये जो यहाँ पर ऐसे हो रखा है, ये यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब दिस वुड बी योर राइट आंसर। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब ये क्वेश्चन आपका मेन होमवर्क है। एक पेपर लो अपने हाथ में, अभी की अभी एक पेपर लो, स्क्वायर पेपर, उसको पहले हाफ में मोड़ दो, इस कोने को इस कोने से जोड़ दो, यानी इसको घुमा के इधर जोड़ दो, है ना। फिर वो मुड़ने का ऐसा ट्राइंगल बचेगा। फिर उस ट्राइंगल में क्या करना है, मान लो क्या बचा है, ऐसा ट्राइंगल बचा है ना। अब क्या करना है बच्चों, इस मुंह को उठा के यहां जोड़ देना है, यानी ये इधर पे आके ऐसे हो जाएगा, ये भी इधर आके ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है ना बच्चों, वो ऐसे बन जाएगी फिगर आपकी। ये वाला यहां आके जुड़ेगा तो ऐसे कट के जुड़ेगा, ये ऐसे कट के जुड़ेगा, मतलब वो एक तरह से एंड में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, जिसके ऊपर यहां पर ये दोनों आके जुड़ रहे होंगे। आपने करना है क्या है, चारों कोने काट देने हैं, कट 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 कट, है ना। इस कोने को भी काट दो, इस कोने को काट दो, कोने को काट दो। समझे क्या करना है, पहले हाफ करना है, फिर कोनों को लाके इस कोने को यहां जोड़ देना है, इस कोने को यहां जोड़ देना है, फिर वो एक स्क्वायर बन जाएगा। उनके कोने काट देने हैं चारों तरफ से। जब आप खोलोगे तो देखना ये इमेज निकल के आएगी। बाकी आप देखो जरा, मैंने आपको बता दिया वैसे आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप रे बाप, पैर सुन्न हो गया एकदम यार, पेन टैप के नीचे रखे रखे। चलो कोई बात नहीं, पैर निपट गया क्या मेरा, चलो कोई बात नहीं। हाँ आगे देखो, फिगर कंप्लीट करनी है, कुछ नहीं है मक्खन है, पहले कंप्लीट कर लो टक टक। ये यहाँ लग जाएगा, ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना बड़ा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं है। एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, फिर एक ऐसे आएगा, और फिर एक ऐसे आएगा। तो क्या देखो ये चीज़ कहाँ पर है, ये है यहाँ पर, ये लाइन भी है यहाँ पर, ये वाला सर्कल भी है, ये भी है। हाँ तो दिस वुड बी द आंसर, यही आपका आंसर होगा। ये तो नहीं हो सकता बीच में, इसमें बीच में है ही नहीं गोला। ये हो सकता है बट इसमें ये डॉटेड लाइंस क्यों आई है मुझे समझ में नहीं आया। ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये तीनों लाइन इतना दूर क्यों है, और गोला कहाँ है पूरा वाला, लाइक ये गोला पूरा कैसे करोगे। तो यही आपका राइट आंसर है। देख लो एक बार ध्यान से, फिगर को मैं साफ कर देता हूँ, गोला ही आपका आंसर है। ओ माय गॉड भाई, पैर बहुत बुरी तरह सुन्न हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज एम्बेडेड इन द फिगर। कुछ नहीं है, ये रहा, ये देखो, ये रोटेशन अलाउड नहीं है, मतलब ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। यहां पर है देखो, ये दिस दिस, ये बन रहा है। ये देखो दिखाता हूं, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, एग्जैक्ट सेम बन रहा है। टाइम वेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ भैया, सतीश ने एक बुक पढ़ी संडे को। सतीश भैया ने पढ़ी बुक कब, संडे को, ठीक है। सुधा ने बुक को रीड किया 1 डे प्रायर टू अनिल बट 4 डेज आफ्टर सतीश। पहले 4 डेज आफ्टर सतीश चलो, संडे के बाद 4 डे क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो जाएगा। भैया थर्सडे मत करना, क्योंकि ये नहीं लिखा है कि सतीश के बाद 4th डे को पढ़ा, नहीं, 4 डेज के बाद पढ़ा। यानी अगर उसने संडे को पढ़ा तो उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इन 4 दिनों को छोड़ दिया। 4 दिन तक नहीं पढ़ पाई वो, 4th डे पर नहीं पढ़ा उसने, 4 डे के बाद वाले दिन फ्राइडे को पढ़ा है। अब किस दिन पढ़ा है उसने, ये कौन सा किसने, सुधा ने पढ़ा है। अब कह रहे हैं सुधा ने 4 दिन बाद पढ़ा सतीश के, लेकिन फिर भी सुधा ने 1 दिन पहले ही पढ़ लिया था अनिल से, मतलब अनिल इसकी भी 1 दिन बाद आया होगा। 1 डे प्रायर मतलब दिस इज सैटरडे। तो आप पूछ रहे हैं अनिल ने कब पढ़ा था, अनिल ने सैटरडे को पढ़ी है किताब। समझ गए, मक्खन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। बड़ी सीरीज देख के घबराना बिल्कुल नहीं होता बच्चों। पहले लिखा है ए, फिर जेड लिखा हुआ है, फिर ए बी लिखा है, फिर वाई लिखा है, फिर ए बी सी लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर ए बी सी डी लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, फिर ए बी सी डी ई लिखा है, फिर वी लिखा है, फिर ए बी सी डी ई लिखा है। पूछ रहे हैं क्या लिखेंगे। देखो पहले एक तरफ क्या चल रहा है, एक तरफ अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है, ए, फिर ए में एक जोड़ दिया ए बी, फिर एक और जोड़ दिया ए बी सी, फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ। समझे बच्चों,
क्वेश्चन को समझे ना कि हर बार ये क्या सीरीज है, तो उल्टा चल रहा है। जेड से पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वाई, वाई से पहले डब्ल्यू से पहले वी, एबीसीडी यू वी डब्ल्यू, हाँ वी डब्ल्यू, हाँ सही है, तो यू आएगा यहाँ पे। तो हम पूरी सीरीज बना सकते हैं, बट हमें वो वाला नहीं पकड़ना, हमें यहाँ वाली पोजीशन पकड़नी है। तो क्या है, ए है, एक ए बी है, फिर ए बी सी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई है, फिर ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, है ना। तो नन ऑफ द ऑप्शन होगा जब बहुत ही क्लियरली आपको पता हो ना कि आपका आंसर सही। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सीयूईटी में डी ऑप्शन बहुत होता है, बाकी पेपरों की तरह नहीं कि डी होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस काफी होता है उसमें, या डी पे आंसर भी होता है कभी कभी। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। एक कम कर दो, दो कम कर दो, तीन कम कर दो, चार कम कर दो, पांच कम कर दो। भैया कैसे पता चला? क्योंकि यहां मैंने देखा एक का फर्क है, दो का फर्क है ना, और यहां पांच का फर्क है। जो बीच में एक गायब, अगर तीन का फर्क और चार का फर्क करो तो क्या आएगा? तीन का फर्क करो, 17 में से तीन गए तो 14 आएगा बीच में। अब 14 में से जब चार काटोगे 10 आएगा। तो एक का फर्क, दो का फर्क, तीन का फर्क, चार का फर्क, पांच का फर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way। इनमें से कुछ तीन चीजें आपस में मिलती हैं। 4 of the following 5 नहीं होगा, 3 of the following 4 होगा। एंग्जाइटी, एंगर, सॉरो, जॉय, तीनों गुस्से और दुख वाली चीज है। जॉय इज खुशी। बहुत सिंपल है, इंग्लिश का क्वेश्चन था बेसिक। सर्टन कोड में डेलिब्रेशन, DELIBERATION, डेलिब्रेशन को लिखते हैं NOITAREBILED। भाई बहुत पोजीशन बदल दी इनने। अब क्या क्या बदला है? पहले तो डी जो था वो एंड में आ गया, एन जो था वो स्टार्ट में आ गया। पहले तो ये चीज बदली है। फिर ये जो एन ओ था वो यहां आ गया, फिर ये जो आई था वो यहां आ गया, फिर ये जो टी था वो यहां आ गया। कुछ नहीं किया है इनने, इसको ऐसे उठा के पलट दिया है, इस पूरे को ना पलट दिया है। तो आप भी इन्फॉर्मेटिव को पलट दो। तो वाई से शुरू करो, फिर आ जाएगा आपका टी, फिर आपका आ जाएगा आई, फिर आपका आ जाएगा एम, फिर आर, फिर आई, फिर एफ, फिर एन, फिर आई। तो वाई टी आई करके ढूंढो, वाई टी आई मिल गया, दैट इज योर राइट आंसर। मक्खन दे क्वेश्चंस। अगर चैनल पर नए हो बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ये तो अगली या फिर शायद वीडियो डल चुकी होगी ऑलरेडी चैनल पर। तो 11 पार्ट्स हो गए हैं। अब जनरल अवेयरनेस के 1-2 पार्ट्स आएंगे। अकाउंटेंसी का सिलेबस हम खत्म करने वाले, फिर इकोनॉमिक्स का खत्म करेंगे। पूरा जनरल अवेयरनेस करा चुका हूं ऑलरेडी और आते रहेंगे उसके भी क्वेश्चंस। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपडेट्स सब आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।